शहर शिवमोगा में जश्न यौम उर्दू का एहतमाम। ज़बान उर्दू की अजीम शख्सियात को खिराज अकीदत पेश। MLC बिल्किस बानो ने सुनाई खुशखबरी। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, नायब सदर सैयद अशरफ, सेक्रेटरी मुबीन मुनव्वर, प्रोफेसर शाह मदार अकील व दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। 15 नवंबर बरोज हफ्ता शिवमोगा के मिलन हॉल में जश्न यौम उर्दू, तकसीम इनामात और मुशायरे की यादगार तकरीब मुनअक़द हुई। मोहतरमा बिल्किस बानो ने कहा कि शिवमोगा में जल्द ही उर्दू हॉल तामीर होगा। हुकूमत की जानिब से ज़मीन मंजूर हो चुकी है। इस ज़मीन पर मौलाना आज़ाद भवन तामीर होगा, जहां अक़लियती महकमों के दफ्तर होंगे और साथ ही एक खूबसूरत उर्दू हॉल तामीर किया जाएगा। अंजुमन के नायब सदर और आंजानी वज़ीर आज़म VP सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ ने ऐलान किया कि वो उर्दू हॉल के लिए अपनी जानिब से फर्नीचर फराहम करेंगे। दोस्तों, एक ऐसे दौर में जब उर्दू ज़बान व अदब से बड़े बड़े सियासी लीडर दूर भाग रहे हैं, रोजनामा पासबान के एडिटर, KPCC के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ न सिर्फ बेंगलोर बल्कि दीगर शहरों में उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उर्दू जलसों की सरपरस्ती कर रहे हैं। शिवमोगा के इस इजलास में मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि उर्दू मज़मून में इम्तियाजी नंबरात हासिल करने वालों में लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। जब तक इन माँ बेटियों की गोदों में उर्दू ज़बान मौजूद है, तब तक उर्दू ज़बान पर कोई आंच नहीं आ सकती। सैयद अशरफ ने साफ अल्फाज में कहा कि किसी भी हुकूमत ने उर्दू के साथ इंसाफ नहीं किया है। हुकूमतों पर भरोसा करने के बजाय उर्दू वालों को अपनी मादरी ज़बान की हिफाजत के लिए आगे आना चाहिए। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन मुबीन मुनव्वर ने कहा कि नवंबर के महीने में 3 अजीम शख्सियात की पैदाइश हुई। शेर मैसूर टीपू सुल्तान, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल और मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन अजीम शख्सियात के कारनामों, कुर्बानियों को नौजवान नस्ल से आगाह करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम हर साल हर जगह होने चाहिए। MLC बिल्किस बानो ने कहा कि उर्दू तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के लिए इनामी जलसे न सिर्फ अंजुमन के तहत बल्कि उर्दू एकेडमी के तहत भी हर ज़िले में होने चाहिए। जश्न यौम उर्दू के मौके पर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक शाख शिवमोगा ने अदबी व सकाफती मुकाबिलों का इनाकाद किया। इन मुकाबिलों में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साल 2025 के सालाना इम्तिहानात में उर्दू मज़मून में इम्तियाजी नंबरात हासिल करने वाले SSLC, PUC, डिग्री, PG के तलबा व तालिबात को नकद इनाम, मेडल और सनद से नवाजा गया। 220 से ज़ायद स्टूडेंट्स में इनामात तकसीम किए गए। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अतहर शिवमोगवी, शिवमोगा शाख के सदर डॉक्टर रियाज महमूद व दीगर अरकान की कोशिश काविश से ये अजीमुशान जलसा मुनअक़द हुआ। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। जनाब उबैदुल्ला शरीफ अदारे अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद रियासत कर्नाटक, ये मुदीर रोज़नामा पासबान भी हैं। मैं आपको इन अशार के साथ दावत दे रहा हूँ। आगोश वालिदा में पाला था हमको जिसने, आगोश वालिदा में पाला था हमको जिसने, एक पै करे अदब में ढाला था हमको जिसने, जिसने है इब्तिदा से हर जिंदगी सवारी, वो मादरी ज़ुबान है उर्दू ज़ुबान हमारी। मैं आज यहाँ सदर की हैसियत से खड़ा हूँ, तो उसके लिए जिम्मेदार जनाब आबिदुल्ला अतहर साहब। मैं इस कश्मकश में हूँ
कि आज इनाम लेने के लिए हमारी बच्चियां बहुत बड़ी तादाद में आई हैं, लेकिन लड़के बहुत कम हैं। जो लोग ये कहते हैं कि उर्दू ज़बान खत्म हो जाएगी या मिट जाएगी, इन बच्चियों को देख के मैं ये दावे से कह सकता हूं कि ये ज़बान कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि एक लड़का अगर पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है, एक लड़की अगर पढ़ती है तो पूरा खानदान पढ़ता है। बल्कि मैं यूं कहूंगा आने वाली तमाम नस्लें पढ़ेंगी। जिस घर की माँ उसकी जबान उर्दू हो, उर्दू पढ़ी लिखी हो, वो किसी भी हालत में अपने बच्चों को अरबी के साथ साथ उर्दू की तालीम जरूर देगी। तो यकीनन ये आइंदा हमारी आने वाली नस्ल इस बात का सबूत है कि ये जबान लाख दुश्मन कोशिश कर रहे इस मुल्क में उर्दू खत्म नहीं। ये इनामी इजलास मैं बहुत आराम से शहर बेंगलोर में था। हमारे अध्यक्ष शिवमोगा साहब जो है आकर बेंगलोर मुझे ये अंजुमन का सदर बना के, बल्कि मेरे सर पे बाल थोड़े ज्यादा थे, वो पूरे झड़ गए। क्योंकि हमारे सामने बहुत चैलेंजेस हैं। एक हमारा ये रोना कि हमारे बच्चे जो है उर्दू तालीम नहीं हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ वालिदैन की अपनी मजबूरियां। वालिदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है आला तालीम हासिल करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अफसर बने, साइंटिस्ट बने। तो उन्हें इस बात का गुमान है कि उर्दू में उनका मुस्तकबिल नहीं है। ऐसा नहीं है। उर्दू जबान या किसी भी मादरी जबान में जो बुनियादी तालीम दी जाती है वो बच्चे के जहन में बैठ जाती है। हुकूमत ने अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। यहां मैं एक बात और वाज़ेह तौर से कहना चाहता हूं, यहां आए हुए वालिदैन बच्चियों को उर्दू पढ़ा रहे हैं, वो ये सोच के कि ये बच्ची पढ़ के क्या करेगी, कल शादी होने वाली है। लड़का अगर पढ़ेगा इंग्लिश मीडियम में तो इंजीनियर बनेगा और हमारी देखभाल करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वालिदैन से जो मोहब्बत बेटी करती है वो बेटे बहुत कम करते हैं। ये बच्चियां जो यहां आज बैठी हुई है, इंग्लिश मीडियम की भी होंगी, कन्नड़ मीडियम की भी होंगी, लेकिन उर्दू पढ़ रही है। मैं इन बच्चियों को सलाम करता हूं। वालिदैन से भी ये गुजारिश करता हूं कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, कोई हर्ज नहीं। कन्नड़ मीडियम में पढ़ाए, कोई हर्ज नहीं। एक सब्जेक्ट उर्दू पढ़ाइए। अगर आप अपने बच्चों को उर्दू से दूर कर रहे हैं, महरूम कर रहे हैं, तो उन बच्चों को दीन से महरूम कर रहे हैं, दीन से दूर कर रहे हैं। क्योंकि दीन का तमाम असासा ज़बान उर्दू में। आप देख लीजिए, अहादीस हर ज़बान में है। अंग्रेजी में भी होगी, कन्नड़ में भी होगी। जिस आसान तरीके से जो मजा उर्दू में पढ़ना आता है, या कुरान की तफसीर जो उर्दू में पढ़ने का मजा आता है, किसी और ज़बान में नहीं। उर्दू ये कहना कि मुसलमानों की ज़बान है, गलत बात है।
अंजुमन तरक्की उर्दू 130 साल पुराना इदारा है। इस इदारे के 7 सदर गैर मुसलमान रहे हैं। हमारे एक साहब ने सर सैयद का नाम लिया जो अंजुमन से जुड़े रहे, मौलाना शिबली का नाम लिया। एक और नाम है, हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अंजुमन तरक्की उर्दू के असिस्टेंट सेक्रेटरी रहे। एक बहुत लंबी तारीख है। और इस प्रोग्राम में आए हुए मोहतरम प्यारे बच्चियों जो बड़े अच्छे नंबरों में पास होकर इनामात लेने आए हैं, साथ में उनके वालिदैन भी आए हैं, मेरी तरफ से मैं आप तमाम लोगों का भी इस्तेकबाल करती हूँ, इसलिए कि मैं भी एक उर्दू बोलने वाली, उर्दू दान तो नहीं बोल सकती, उर्दू बोलने वाली। बड़ी खुशी हुई आज मुझे हमारे सियासी कायद भी हैं उबैदुल्ला शरीफ साहब के साथ बयास शेयर करने का एक मौका भी मिला। यूँ तो हमारी उनकी झड़प होती रहती है, बहुत बड़े नहीं, जब तक क्रिटिसिज्म नहीं होता हम लोग अपने आप को सतर्क नहीं रह सकते। हम अपने आप को सुधारना निखारना है तो बड़े भाइयों की तरह उन्होंने मुझे सराहा है और मेरी गलतियों को भी उन्होंने दिखाया भी है। ये होना ज़रूरी है ज़िंदगी में। साथ में साथ एक मेमोरेंडम भी दिया गया है, मैं इस स्टेज पर भी आपको खुशखबरी भी देती हूँ। बहरहाल मैं आप लोगों का डयास पर तशरीफ फरमा लोगों का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि मैं यहाँ की सरजमीन की बेटी हूँ, यहाँ की शिमोगा, तो मेरी अपनी तरफ से मैं आप लोगों का इस्तेमाल किया है। बड़ी खुशी होती है कि कई दिनों से अंजुमन उर्दू तरक्की की शिमोगा की शाख काम करते आई है। जब उन्होंने अपनी तरक्की की राह की एक रिपोर्ट बोली तो मुझे शाह आलम साहब का जिक्र सुनकर बड़ी खुशी भी हुई। उस वक्त जब हम ग्रेजुएशन लेवल में थे तो शाह आलम साहब अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर थे और शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में उर्दू की उरूज के लिए, उसकी तरक्की के लिए खलील अहमद साहब, नेमतुल्ला खान साहब और उनके साथ साथ हमारे एक ज्योग्राफी के लेक्चरर भी थे नूर अहमद साहब जो ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे। उनकी खिदमत ऐसी है कि वो हर घर जा कर उर्दू, अगर बच्चियाँ एडमिशन्स नहीं ले रहे हैं तो उनको आकर बआसानी से आइए, उर्दू ज़ुबान भी हम सिखा सकते हैं, आप जिस ज़बान में बात कर रही हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ऐसा माहौल पैदा कर सकते थे कि वालिदैन वहाँ कॉलेज में एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इनकी उर्दू की तरक्की इस तरह से, खिदमत इस तरह से शुरुआत हुई। उस ज़माने में दर्जनों बच्चे कॉलेज और पीयूसी में थे, आज भी है। आज जो हो रही है उनकी कोशिशों के ज़रिए मुझे खुशी इस बारी की इतनी तादाद में मेरे अपनी बच्चियाँ, लड़कियाँ, बहनें बैठी हुई हैं। तो एक तरफ देखती हूँ कि लड़कों की तादाद कहाँ है, ये मुझे आबिद साहब बड़ा खटकता है दिल में। हमारे उबैदुल्ला साहब भी इसका गैर फ़िक्र करते होंगे शायद। देखिए हुकूमत की तरफ से जो आप लोगों की फहरिस्त की गई है, ज़रूरतों की फहरिस्त, जहाँ समाजी कारकुन की तरफ से हो, जहाँ NGOs की तरफ से हो, जो भी आई है उसकी तरफ हुकूमत की तरफ से कार्रवाई हो रही है। अभी हमारी रियासत कर्नाटक में कर्नाटका पब्लिक स्कूल्स बोल के, इसमें अलग से उर्दू मीडियम के स्कूल्स 100 स्कूल्स देने का लिए भी एक फैसला लिया गया है और GO भी इशू किया गया है। जो उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूल्स है उसको अपनी तरफ से अच्छी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उसको डेवलप किया जाए। यूँ तो सारी रियासत में 900 KPSC स्कूल्स शुरुआत किए गए हैं, उसमें 100 स्कूल्स का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर साथ डेवलप करके फिर डिपार्टमेंट को देने का भी फैसला लिया गया है। और एक जिक्र भी हमारे एक्स चेयरमैन, हमारे यूनिवर्सिटी के एक्स प्रोफेसर, उन्होंने भी मुझे
जिक्र किया कि किस तरह से हम लोग उर्दू की खिदमत करते आए हैं। मैं एक जिक्र आप लोगों की ज़रा गौर व फिक्र करें। हम लोग ये उर्दू का जज्बा जो है हमारे वहाँ उस वक्त के टीचर्स ने, उस्तादियों ने हम लोगों में डाला है। बहुत से बच्चों को उन्होंने उर्दू हमारी जान ऐसा बोल बोल कर देते थे, और साथ साथ सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, तरानों में हिस्सा लो, डिबेट में हिस्सा लो, और इंटर स्कूल हो, इंटर स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, आउट ऑफ स्टेट, इस तरह का की कार्रवाई भी अंजुमन तरक्की उर्दू की तरफ से, साथ साथ में उर्दू अकादमी से होना चाहिए। उन्होंने पेशकश में ये भी की थे बच्चों को जो इनामात डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जा रहा है इस तरह के प्रोग्राम के लिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं उर्दू अकेडमी वालों से भी बात करती हूँ, डिपार्टमेंट की तरफ से भी बात करती हूँ कि उर्दू स्कूल के बच्चों को अलग से इस तरह का एक प्रोग्राम करने के लिए एक जीवो करें। हमारे यहाँ पर जाकिर भी हैं, उनसे बुलाकर मीटिंग करके किस तरह से किया जाता है, जैसा कन्नड़ा स्कूल्स में लिया जाता है। ये लास्ट ईयर भी इस तरह का प्रपोजल मेरे पास आया था। इंशाल्लाह वो कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के ही प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो कर सकते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से और हुकूमत की तरफ से खास करके गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम है ये बाई लैंग्वेज प्रोग्राम भी शुरुआत हुआ है। चाहे आप दूसरी स्कूल्स में भी, इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में अगर उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया, किस तरह से और ज़्यादा उर्दू बोलने वालों की तादाद लाखों की है, लेकिन उर्दू पढ़ने वालों की तादाद घटती जा रही है। हम लोग वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न लैंग्वेजेस से अट्रैक्टिव होकर हैं। मैंने मिनिस्ट्रीज के साथ बात किया कि बहुत से ये बच्चे कुछ भी सारी डिस्ट्रिक्ट का, रियासत का एक तरफ तो डिस्ट्रिक्ट का मैंने जायज़ा लिया तो पता चल रहा है कि 80% ऑफ हमारे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हो रहा है और कॉन्वेंट्स में हो रहा है, जहां उर्दू जुबान पढ़ने का मौका नहीं है। जो हजरत हमारे मुस्लिम अदारे हैं वहाँ पर कॉन्वेंट्स की तरह सतह पर जो तालीम दे रहे हैं, वहाँ पर एक उर्दू एक सब्जेक्ट रखा है उन्होंने। लेकिन बहुत से जो दूसरे लोग जो एनजीओ के जरिए स्कूल चला रहे हैं, वहाँ पर हमारे बच्चों को उर्दू पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। ये मैंने एक मीटिंग सेक्रेटरीट में भी किया है, आप लोगों की जानकारी के लिए दूँ। जो दूसरे कम्युनिटी से चला रहे हैं, जो स्कूल्स बड़ी अच्छी तरक्की पर चले हैं, जहाँ पर हमारे बच्चे सिर्फ इंग्लिश मीडियम और कन्नड़ा मीडियम पढ़ रहे हैं, वहाँ का हर स्कूल में एक या दो उर्दू कोर्स के लिए भी अगर प्रोविजन करते हैं उर्दू लैंग्वेज के लिए, बहुत से बच्चे उर्दू पढ़ सकते हैं। उर्दू पढ़ना सिर्फ एक जुबान की तरफ से, उर्दू से नाता हमारी तहजीब का है, हमारे दीन और ईमान का है। इसलिए बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है कि ताकि हम अल्लाह की दी हुई किताब खोल कर पढ़ कर उसका तर्जुमा ही पढ़ सकें, वो हमारी अमली ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने जवाब भी दिया है, इंशाल्लाह हो सकता है तो और ज़्यादा उर्दू पढ़ने वालों की तादाद भी वहाँ पर भी हो सकती है। और परसों भी एक कैबिनेट में मेरे ख्याल से पिछली तीसरी कैबिनेट में ये फैसला भी लिया गया कि लेक्चरर्स जो हमारे कई सालों से जिनको जिस तरह से अभी उन्होंने जिक्र किया कि ग्रेजुएट्स हमारे स्कूल्स में गैर मुस्लिम टीचर्स आ रहे हैं हमारे उर्दू मीडियम स्कूल्स में, तो हमने एक शर्त रखी थी कि उर्दू नोइंग, ये मेरा तनवीर सेठ साहब से भी मेरा मुतालबा था उस वक्त, उर्दू नोइंग टीचर कन्नड़ा की अगर हो तो हमारे बच्चों को बआसानी हो सकती है, ताकि वो ट्रांसलेशन में वहाँ कोई और बात आसानी से समझा सकते हैं। तो उर्दू नोइंग होना चाहिए। तो उस वक्त करने वाले भी थे, थोड़ा उनकी पोर्टफोलियो का चेंजेस हो गया। ये मेरा दबाव हुकूमत के ऊपर है। तो हमें एक मशवरा दिया था कि इस तरह से उर्दू नोइंग, उर्दू पोस्ट के लिए उर्दू नोइंग लड़की ही या लड़का ही अपॉइंट होना चाहिए। तो कैबिनेट में फैसला भी लिया गया, 300 पोस्ट वर रिटेन थ्रू द स्टेट। तो उर्दू नोइंग उर्दू टीचर्स होना जरूरी है। ये इसलिए हुआ कि नॉर्थ कर्नाटक में SC पोस्ट बोल के गैर मुल्की लड़कियां भी उर्दू लेक्चरर्स होने पर तुली हुई है।
तो ये करप्शन हुकूमत की तरफ से हुआ है। तो इस तरह का करप्शन इंशाल्लाह आप बोलना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हुकूमत में या डिपार्टमेंट में खामियां हैं, अगर पता चला तो इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा आपका डिमांड जो है उर्दू हाल का था, जो हमारे रियाज महमूद साहब, उनको पिछले भी जब मैं माइनॉरिटी कमीशन की चेयरमैन थी उस वक्त भी मैं और मीर अजीज अहमद दोनों मिलकर उस वक्त ग्रांट भी सैंक्शन करे। हमारे इज्जत माब मरहूम हमारे गुलबरवा के कायद हमरुल इस्लाम साहब, उन्होंने सारी रियासत में उर्दू हाल भी उन्होंने सैंक्शन किए। यहाँ पर हमें उस वक्त साइट नहीं मिला। हमारे इवन तो हमारे सूडा के चेयरमैन उस्मान होने के बावजूद भी नहीं मिला। तो आप लोगों को इस डायर से खुशखबरी देना चाहती हूँ कि हमें साइट भी मिल गया है और हुकूमत की तरफ से मौलाना आज़ाद भवन सैंक्शन भी किया है 2 करोड़ रुपयों का। उसका एक माला एक दर्जा जो है आपको उर्दू हाल भी हो जाएगा वो इंशाअल्लाह। तो इस तरह से आपकी डिमांड्स में मैं समझती हूँ थोड़ी हद तक मसले हल हुए हैं। इसके बावजूद भी हर वक्त मेरे ऑफिस तो यूँ तो शिमोगा में भी है, शिमोगा में ही है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस की पास भी है। जो भी कौम मिल्लत का काम है इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। अल्लाह सबको नहीं चुनता, जिसको वो चाहता है उसी को चुनता है, उसकी भी कोई मसलत होगी। यूँ तो बहुत लोग रेस में थे, मुझे अल्लाह ताला चुना तो मैं इस पर यकीन करती हूँ। अल्लाह और अल्लाह रसूल और उसकी किताबों पर मैं यकीन और मेरा ईमान है। अल्लाह अगर मुझे ये कुर्सी जो दिया है तो आप लोगों की खिदमत से दिया है। एक मुस्लिम होने के नाते, एक औरत होने के नाते मुझे हुकूमत से और पार्टी से ये ओहदा मिला है। आज मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि आप बड़ी तादाद में यौम उर्दू मना रहे हैं। मैं आप सबको यौम उर्दू मनाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है, आप सब उर्दू की तरक्की के लिए यहाँ बैठे हैं। जब मौलाना अबू कलाम आज़ाद साहब हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म, पहले वज़ीर तालीम बने, उस वक्त पे हिंदुस्तान में किसी भी तरह की तालीम का इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशर्स का रूल था और उसमें हर एक की आवाज़ को दबा दी जाती थी। उर्दू बहुत डर के बोला करते थे, तन्हाइयों में बोला करते थे। जब मौलाना आज़ाद ने तालीम का शोबा संभाला 1947 में, तो वहाँ से उन्होंने तालीम की नई बुनियाद रखी। उस वक्त तक हिंदुस्तान में कोई भी तालीम की बुनियाद नहीं थी। पहले वो शख्स हैं मौलाना आज़ाद साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान में तालीम की बुनियाद रखी। और तालीम की बुनियाद इस तरह से रखी कि आज भी जितने अदारे हैं सबके सब उन्हीं की देन है। चाहे IIT हो, चाहे और कोई शोबा, उनके ज़माने में जितने भी उन्होंने ये किए, सबसे पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया, उसके बाद उन्होंने इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर बनाया, उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन बनाई, उसके बाद उन्होंने ये भी बनाया काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, खड़गपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टेक्नोलॉजी। उन्होंने कम से कम 43 अदारे 1947 से लेकर 1958 तक, 1956 तक उन्होंने तालीम की बुनियाद रखी। वही बुनियाद है आज हिंदुस्तान में हर एक जो तालीम याफ्ता है, उन्हीं की वजह की, उन्हीं की देन से जो है ना आज हम लोग सब तालीम याफ्ता हो रहे हैं।
और पते की बात यह है कि हम, जैसा कि अभी बल्किस बानो साहबा कह रही थी कि गोविंद गौड़ा साहब जो उस टाइम पे प्राइमरी एजुकेशन के मिनिस्टर हुआ करते थे, मुझे याद है उस टाइम पे जो है ना गालिबन रामकृष्ण हेगड़े साहब की हुकूमत थी। उससे पहले की मैं बात करना चाहता हूं। और जैसा कि हमारी हुकूमतें हैं, जो भी हुकूमत आती है, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जनता दल की हो, चाहे बीजेपी की हो, कोई भी हुकूमत हो, सबसे पहले ये देखती है कि उर्दू का किस तरह से खात्मा किया जाए, क्योंकि हमारी हुकूमतें ही हमारी उर्दू की दुश्मन हैं। मैं आपको 1982-83 की बात पीछे ले जाता हूं, क्योंकि यहां आप लोग उर्दू के लिए बैठे हैं, तो मैं उर्दू के लिए, उर्दू के साथ क्या उन्होंने हमारे खिलाफ ये किया था, उस हुकूमत ने हमारे खिलाफ जो साजिश रची थी, उसको बयान करना चाहता हूं। इससे पहले भी मैंने अभी मैसूर में भी इस बात को कहा था, और दोबारा मैं कहने जा रहा हूं कि 1982 में जब श्री गुंडूराव साहब की हुकूमत थी, उस टाइम पे मेरे उस्ताद जनाब अजीज सेठ साहब, मैं आपको ये बता दूं यहाँ कि उस जमाने में मैं जब अजीज सेठ साहब कर्नाटक के वजीर औकाफ और वजीर इंडस्ट्रीज हुआ करते थे, मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट हुआ करता था। उस टाइम में एक बिल आती है, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पेश की जाती है गुंडूराव साहब के पीरियड में, और वहां जो है ना कर्नाटका एजुकेशन बिल के नाम से उस बिल को पेश करते हैं। जब वो बिल आती है तो उससे अगर बिल वो पास हो जाती तो हमारे सारे मुस्लिम अदारे यानी कि उर्दू के सारे अदारे खत्म हो जाते थे, और ये खत्म करने की बड़ी साजिश रची थी उन्होंने, उस गवर्नमेंट ने। मैं हालांकि मैं कांग्रेसी हूं, उसके बावजूद भी अगर हमारी सरकार कुछ गलती किए हैं, गलतियां कर रही है, तो मैं उसे उजागर करने से डरता नहीं हूं। तो हमारे अदारों को और हमारी उर्दू को खत्म करने की बड़ी कोशिश हुई उस जमाने में, और ये बिल असेंबली में पास हो गई, और उसके बाद जो है ना इस बिल को काउंसिल ने भी पास कर दिया। अब इस बिल को जो है ना गवर्नर ने भी पास करके जो है ना सदर हिंद को भेज दिया गया उनकी मंजूरी के लिए। उस टाइम पे मेरे मुखलिस दोस्त थे जनाब राज इम्तियाज साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि अशरफ, अगर वो उर्दू दान थे, उर्दू के शायर थे, और वो कई अखबारों के मुदीर भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर उर्दू को बचाना है तो इस बिल को रोकना है। तो हमने ये तय किया हम लोगों ने कि हम लोग दिल्ली जाएंगे, और मैं अपने मरहूम उस्ताद अली सेठ साहब से इजाज़त लेके दिल्ली गया। एक डेलीगेशन की सूरत में हम लोग दिल्ली गए। उस जमाने में कराटा एक उर्दू की एक ये होती थी, अंजुमन होती थी, उसके जिम्मेदारान भी हमारे साथ थे। हम लोग गए दिल्ली। मोहतरमा इंदिरा गांधी उस वक्त पे वजीर आजम थी। मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मैं बहुत कम उम्र था, 18-19 साल का था उस जमाने में, और किसी तरह से मेरे ताल्लुकात इंदिरा जी से बन गए थे उस जमाने में। तो हम लोग गए, और जिस दिन गए दूसरे दिन ही हम लोगों को उन्होंने बुला लिया। तो हम उनके पास गए, जाके हमने शिकायत दर्ज कराई और कहा कि आपकी कर्नाटक की सरकार हमारे उर्दू को खत्म करने की कोशिश कर रही है, इसलिए आपके पास हम लोग आए हैं। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारी उर्दू को हिंदुस्तान में बचाया जाए। खासकर कर्नाटक में, कर्नाटक की सरकार अड़ी हुई है उर्दू को खत्म करने के लिए, इसलिए आप अपने मुख्यमंत्री को आदेश दीजिएगा कि वो उर्दू की हिफाजत के लिए काम करें और इस बिल को वापस ले। तब मोहतरमा इंदिरा जी ने कहा,
वो अशरफ नहीं, मुझे अशरफ के नाम से नहीं बुलाती थी, लेकिन वो बाबू कहती थी मुझे, और कहा कि बाबू ये मेरे इख्तियार में नहीं है, क्योंकि इसके इख्तियारात जो है ना सदर हिंद के पास है। तो उन्होंने कहा कि आप ये मेमोरेंडम मुझे दे दीजिएगा, मैं एक कोशिश करूंगी, मैं फौरी तौर पर सदर हिंद के पास भिजवा दूंगी और देखेंगे कि उर्दू के लिए, उर्दू को बचाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप बैठिएगा, आप लोग सब बैठिएगा। हम लोगों को उन्होंने चाय वाय ऑफर किया तो हम लोग बैठे रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं सदर हिंद से बात करके आपके लिए वक्त तय करूंगी। और इंदिरा जी ने खुद सदर हिंद उस जमाने में ज्ञानी जैल सिंह जी हुआ करते थे, उनसे उन्होंने बात की। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि बाबू शाम को आपका डेलीगेशन मिलेगा, जाके ज्ञानी जैल सिंह जी से शाम के 5 बजे आपका वक्त मुकर्रर है और मैं उससे पहले आपका ये मेमोरेंडम है उन तक पहुंचा दूंगी। जब हम शाम को 5 बजे उनके पास गए, सदर मोहतरम से हमारी मुलाकात फौरन हो गई। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने हम लोगों से कहा कि हाँ, इंदिरा जी का मेरे पास फोन आया था और वो मेमोरेंडम की कॉपी भी मेरे पास है। उन्होंने हमें वो कॉपी जो इंदिरा जी ने भिजवाई थी उसको भी दिखाया। दिखाने के बाद हमसे कहा कि उर्दू कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद उर्दू दान हूँ। ज्ञानी जैल सिंह कहने लगे कि मैं खुद उर्दू दान हूँ, उर्दू कैसे खत्म हो जाएगी, हम देखेंगे कि आपकी पूरी पूरी मदद हो। अब ये हमारे मामला है, हमारे पास आया है ये, इसलिए जो है ना हम इसको अपनी मंजूरी नहीं देंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। उन्होंने कहा कि इसकी मंजूरी हम नहीं देंगे, उर्दू को खत्म होने नहीं देंगे, क्योंकि मैं खुद उर्दू दान हूं। पंजाब से उनका ताल्लुक था, पंजाब में बहुत ज्यादा उर्दू बोली जाती है। हमारे कई सरदार भाई पंजाब में उर्दू दान हैं, शायर हैं, और यहां तक के वहां के 2-3 मुख्यमंत्री भी उर्दू दान रहे हैं। शुमाली हिंदुस्तान के कई वजीर आला उर्दू दान रहे हैं। और हमारे एक साबिक वजीर आजम जनाब क्या राव साहब आंध्र प्रदेश के नरसिम्हा राव साहब भी उर्दू दान थे। और हम दोनों में एक बातचीत होती थी मेरे और नरसिम्हा राव साहब के दरमियान। उस टाइम में उस बातचीत में अगर कोई बैठा है उनके पास तो उर्दू में मुझे लिख के देते थे और मैं उर्दू पढ़ के समझ जाता था कि कहा क्या कहना चाह रहे हैं। ये हमारे नरसिम्हा राव साहब की एक थी। उसके साथ साथ जो है ना मनमोहन सिंह जी भी उर्दू दान रहे हैं, वो भी पंजाब से उनका ताल्लुक था। वीपी सिंह साहब भी उर्दू और हिंदी दोनों के शायर थे। तो इस तरह से ज्ञानी जैल सिंह जी ने कहा कि हम उर्दू को खत्म होने नहीं देंगे, लेकिन उर्दू को और बढ़ावा देंगे। और ये मेरे तरफ से आपके लिए वादा है कि हम इस बिल को अपनी मंजूरी नहीं देंगे। आप जा सकते हैं, आप जाइएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, उर्दू बची रहेगी और हम बचाते रहेंगे। उसकी तरक्की के लिए हम लोग, आप भी काम कर रहे हैं और मैं भी काम करूंगा, ये उनका वादा था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज लोग जितने भी यहां बैठे हैं उर्दू के लिए बैठे हैं। हमने अपना काम उस जमाने में कर दिया था, अब आपका काम करना, अब आपको करना है। आपको यह देखना है कि उर्दू को कैसे बचाया जाए, उर्दू की हिफाजत कैसे करनी चाहिए, उसकी हिफाजत ये आप लोगों का काम है। हम लोगों ने हमारे दौर में अपना काम कर दिया था, अब आप लोगों पर ये बात है कि आप उर्दू को किस तरह से बचाएंगे। इसके साथ साथ मैं और ज्यादा आपका वक्त लेना नहीं चाहता और मैं आप सबको, जितने भी तालिब इल्म अभी इनाम लेने वाले हैं, उन तमाम को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। हर साल अभी बल्कीस साहबा ने ऐलान किया कि उर्दू हॉल के लिए उन्होंने जमीन उमीन का ये किया है और उसे 2 करोड़ रुपए का भी सैंक्शन हुआ है। मैं अपनी तरफ से इस बात का ऐलान करता हूँ कि उसके लिए, उर्दू हॉल के लिए जितनी भी फर्नीचर की जरूरत होगी इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से उसे देने की कोशिश करूंगा। और मैं अख्तर साहब से कहता हूं कि मुझे याद दिलाएं
जैसे हाल खत्म हो जाएगा मुझे याद दिलाए, मैं इंशाअल्लाह जिसे मुझे जितना भी फर्नीचर की जरूरत है जो मॉडर्न लगे, मॉडर्न फर्नीचर, उसको मैं अपनी तरफ से देने की कोशिश जरूर करूंगा। खुदा हाफिज़। क्योंकि आज यहाँ पर बड़ी ही मसरत होती है आप तमाम को देखकर। तकरीबन 190 बच्चों को आज इनामात से नवाजा जाएगा। उसके लिए अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की जानिब से बहुत ही बेहतरीन मेडल्स बनाए गए हैं और यहाँ की अंजुमन की जानिब से सर्टिफिकेट्स भी बनाए गए हैं, वो भी आपको यहाँ पर इनायत फरमाए जाएंगे। आज यहाँ पर हम लोग जो इतना बड़ा जलसा किए हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, वो ये कि हम हिंदुस्तान की बहुत ही नामवर शख्सियात के यौम मना रहे हैं, यानी दिन मना रहे हैं। 9 नवंबर 1877 को अल्लामा इकबाल का जन्म हुआ था, पैदा हुए थे। उस मुनासिबत से 9 नवंबर, 10 नवंबर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई थी और 11 नवंबर 1888 में अल्लामा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का मक्के में पैदाइश हुई थी। और जो तीनों शख्सियात हैं, पढ़ने में तारीख के लिए कुछ भी हों, आपके लिए कुछ भी हों, हिंदुस्तानी तारीख में कुछ भी हों, मगर उनका मकाम कुछ बहुत ही ऊंचा मकाम है। इतना ऊंचा मकाम कि उस मकाम तक कोई पहुंच नहीं सकता, उतना ऊंचा मकाम है। जैसे कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मकाम तो आज तक न कोई कर्नाटक में पहुंच सका, न पहुंचने की कोशिश भी करेगा, न कोई शहीद हुआ न होगा। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए पहला मर्द मुजाहिद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद ने अपनी शहादत फरमाई, उन शहादत हुई उनकी, और उसी मुनासिबत से आज भी उन्हें शहीद के नाम से याद किया जाता है। और शहीद जो होता है अल्लाह का वली होता है, उसकी पूछ नहीं होती। इसी तरीके से मौलाना आज़ाद साहब जो हिंदुस्तान की तारीख में पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर गुजरे, हिंदुस्तान के वजीर तालीम गुजरे हैं, उन्हीं के सिलेबस, उन्हीं के बनाए हुए चीज़ें आज हिंदुस्तान में चल रही हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात में ये खत लिखा था और कहा था कि उसे 50 साल के, उनकी मौत के यानी उनके इंतकाल के 50 साल बाद उसे खोला जाए। और जिस वक्त उनके 50 साल हो गए, जिस वक्त खोला गया, तो वो जितनी भी चीज़ें लिखी थी, जैसे कि हूबहू अपनी आंखों से देखकर सामने जैसे आप बैठे फलां हैं फलां हैं फलां हैं बोल रहा हूँ मैं, उसी तरीके से उन्होंने वो खत लिखा था, उन्होंने वो किताब लिखी थी। और अल्लामा इकबाल साहब के बारे में बहुत से मुखर्रिरीन ने इस बात को कहा है कि अल्लामा इकबाल जो हैं एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली थे। एक बार हज़रत अल्लामा इकबाल के रात में कमरे में रोशनी छलक रही थी, तो उनके एक नौकर हुआ करते थे अली बख्श साहब, वो जाके देखे कि कमरे से रोशनी कहाँ से आ रही है, नूरानी रोशनी कहाँ से आ रही है। तो हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा अली बख्श फलानी जगह से जाके लस्सी लेके आओ। कड़ाके की सर्दी थी और हिंदुस्तान की, शुमाली हिंदुस्तान की सर्दी का क्या कहने, वैसी सर्दी में जनाब अली बख्श साहब को हुक्म हुआ कि जाके लस्सी लेके आओ। अब ये सोचते रहे कि मैं कहाँ से जाऊँ, कहाँ से लस्सी ले आऊँ, मगर उन्होंने कहा रुको मैं बर्तन देता हूँ। तो उन्होंने अपने हाथ से बर्तन धो के उन्हें दिया और कहा कि जाओ लेके आओ। अब अली बख्श साहब बाहर निकले
रास्ता सुनसान था। चलते हुए आगे बढ़े तो एक नुक्कड़ पे एक लस्सी की दुकान थी। वहाँ पहुँचे तो उस लस्सी के बनाने वालों ने उनके हाथ में लस्सी थमा दी और कहा कि ये अल्लामा के लिए पेश कर दें। उन्होंने पैसे देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा ये हमारा और अल्लामा का हिसाब किताब चलता है, तुम ये लेके जाओ। थोड़ा गौर से सुनिए। जब वो लस्सी लेकर आए और आकर पहुँचे और लस्सी दे दी, लस्सी पी लिए। थोड़ी देर के बाद जो साहिब मौसूफ उनके साथ बैठे थे वो बाहर निकले। अली बख्श साहब अपने कमरे में थे, जैसे ही आवाज़ सुनी तो दौड़ के पीछे आए कि ये देखें कौन शख्सियत थी अंदर, कौन थी जो जा रही है। पीछे से दौड़े, दरवाज़ा खुला, दरवाजे के बाहर एक पैर उन्होंने निकाला, ये पीछे दौड़ कर गए। जब पहले उन्होंने कदम दरवाजे के बाहर उठाया तो सीधे वो नुक्कड़ पर जहाँ पर वो लस्सी की दुकान थी वहाँ तक वो कदम रखा, उसके बाद वो गायब हो गए। अब वो वापस आने के बाद अल्लामा से बहुत वो उनके रवाबित थे, बहुत चाहते थे। अल्लामा इकबाल से कहा, इकबाल खुदा के लिए मुझे बता दे वो कौन था, खुदा के लिए बता दे कि वो कौन शख्सियत यहाँ पर आई थी जो अब यहाँ से गए। तो अल्लामा इकबाल ने कहा नहीं, मैं नहीं बताऊँगा। तो इन्होंने कहा नहीं, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। तो अल्लामा इकबाल ने कहा मैं बताऊँगा एक शर्त पर कि मैं जब तक जिंदा हूँ तुम किसी को ये नहीं बताओगे कि कौन था, मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूँ वो किसी को नहीं बताओगे। उसके बाद उन्होंने कहा जो मेरे कमरे में मौजूद थे वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज थे और जिस तुम नुक्कड़ पे गए थे वहाँ जो है वहाँ पर बख्तियार काकी बैठे हुए थे जिन्होंने तुम्हें लस्सी दी। तो ये आप YouTube में देख लीजिए, सिर्फ अल्लामा इकबाल का नाम डाल के ये उनकी इनका किस्सा बोल के देखिए, कई मुखर्रिरीन की वो तकरीर उस पर जो है वो सामने आएगी। इस बात का हमें इल्म होता है कि जो तीनों शख्सियात हैं वो सिर्फ हमारी तालीम के लिए हो या हिंदुस्तान की अज़मत के लिए हो नहीं, बल्कि वाकई खुदा के बहुत ही बरगज़ीदा बंदों में से थे। हम ये तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए इनका यौम विलादत मनाते हैं और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि ऐसे बुज़ुर्गों की शान में हमें उनको याद करना लाज़िमी हो जाता है। और ऐसे वाक़ियात जो हैं बुज़ुर्गों के हमें देखकर ढूंढकर हमारे बच्चों को सुनाना पड़ता है, क्योंकि तारीख़ जो है आज हिंदुस्तान की पूरी तारीख़ी चीज़ों को निकाल रही है, निकल गए हैं, अब बाकी कुछ भी नहीं है। हम लोगों को हमारा यह फ़र्ज़ बनता है कि हमारे आने वाली नस्लों को ऐसी चीज़ों से उजागर करें ताकि वो अपने ईमान को भी मजबूती से पकड़कर अपने साथ इल्म की दौलत को भी लूटें। मैं इतना कहते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। कहना चाहूँगा कि ये हमारे अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख शुमार से तकरीबन 17-18 सालों से हम ये यौम उर्दू मनाते आ रहे हैं, लेकिन दर्जा बतदरीज जो तरक्की होती गई हमारी, इस तरक्की के सबब आज ये नौयत आपने देखा है कि तकरीबन 550 तलबा व तालिबात और उनके क्या है असातिज़ा बरादरी और वालिदैन की शमूलियत आपने इस इजलास में देखा। और दूसरी बात जो डिसिप्लिन आपने देखा, शायद ही इस रियासत के किसी और मकाम पर वो आपको नज़्म व ज़ब्त नज़र आता हो। यानी पूरे मंजे हुए तलबा, कोई शोर शराबा नहीं है, पूरा प्रोग्राम होने तक, यहाँ तक कि इनामत लेने तक भी खामोश रहे, बल्कि हाल को खाली नहीं किए। तो ये बड़ी खूबी रही तलबा के अंदर। दूसरी बात क्या है, पहले चंद तलबा इम्तियाजी निशानात हासिल करते थे, हम जो है 15-20 तलबा से शुरू किए, 60, 70, 80 से होते होते इस बार 180 तलबा और तालिबात उर्दू ज़बान में इम्तियाजी निशानात हासिल किए हैं। इसके अलावा हमने 40 इनामात मकाबिलों में दिया है। तो कुल हम जो है 220 या 230 इनामात से यहाँ दिए हैं और नकद इनामात भी जो है उनकी तादाद तकरीबन 80,000 से ज़्यादा हो गई है। ये सब जो है हम अहल खैर हज़रात से, फिर हमारे अपने अंजुमन के मुखिर अफराद से, फिर जो है रियासती अंजुमन से भी कुछ मदद देकर हमने जो है बच्चों के लिए इस तरह से हिम्मत अफजाई का काम किया है।
और मैं समझता हूँ रियासत कर्नाटक में जहाँ भी अंजुमन तरक्की उर्दू के इजलास होते हैं उनकी नौवियत को देखा जाए और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख शिमोगा को अगर देखा जाए तो आप अर्ज़ो समा का फ़र्क महसूस करेंगे। यहाँ जो है जो बात नज़र आ रही है तलबा के कल्चर में, इंतज़ामी उमूर में और फिर जो अंजुमन के अहबाब की जो है मेहनतों में, ये आपको शायद ही कहीं और नज़र आता हो। इसके लिए हमने बड़े सब्र तहम्मुल के साथ बहुत ही अखलाक का मुजाहरा करते हुए, बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए, आपस में एक दूसरे को भलाई की तलकीन करते हुए अंजुमन को इस मकाम पर पहुँचाया। मेरा नाम डॉक्टर यसम अखिल है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस मरतबा 200 से ज़्यादा तलबा इसमें इनामात लिए और जो हाईएस्ट मार्क्स लिए उनको तो दिए ही, उससे हट कर 40 ऐसे स्टूडेंट्स इनामात लिए जो यहाँ आकर ऑन दी स्पॉट इमला नवसी में हिस्सा लिए और इसमें गज़ल पढ़ने में लिए, अशार की तशरीह में हिस्सा लिया। ये इससे उनका टैलेंट हमारे सामने आता है। इस तरीके के प्रोग्राम्स करने से हमारे बच्चों में और उर्दू पढ़ने का शौक़ पैदा होता है और वालिदान को ये मालूम होता है कि ये पढ़ने जो बच्चों में दिलचस्पी है तो हमें भी बच्चों को ये पढ़ने में मदद करनी चाहिए। इसलिए कि बच्चों वालिदैन के जहनों में एक बात बैठ गई है, उर्दू पढ़े तो फ़ायदा नहीं होता आवल को। ऐसे प्रोग्राम देखने से वालिदैन को पता चलेगा कि उर्दू से फ़ायदा है, उर्दू से तरक्की हो सकती है। इस वास्ते ऐसे प्रोग्राम्स बार बार करते रहना ज़रूर बेहतर है। पिछले कई 30-35 वर्षों में आज जितनी पब्लिक थी, आज जितने स्टूडेंट्स थे, ये बहुत कसीर तादाद है और तवक्को है, अल्लाह से उम्मीद है कि अगले आने वाले वर्षों में ये तादाद और ज़्यादा बढ़ेगी। हुकूमत और उर्दू एकेडमी से क्या मशवरा है? उर्दू एकेडमी अपने दायरे में रह के काम करती है। मुकम्मल तौर पर आज़ादी के साथ काम करने की उर्दू एकेडमी को इजाज़त नहीं है। इस वास्ते हुकूमत की तरफ से क्या जो करने का हुक्म दिया जाता है उर्दू एकेडमी वही करती है। और हुकूमत किसी भी, तो अब तक देखिए कई ऐसे मरहले आए हैं जहां उर्दू के मसाइल के उनके सामने रखे गए, हुकूमत सुनती है और बड़े प्यार से ये कहती है कि हम इसको करेंगे और तमाम मामलात डस्टबिन में डाल के बैठ जाते हैं। इस वास्ते हुकूमत जो करती है उसको करने दीजिए, उर्दू अकाडमी जो करना चाहती है उसको करने दीजिए। हमारा काम यह है कि मैं उर्दू वाला हूँ, मुझे उर्दू के लिए कुछ करना चाहिए। ये जज्बा अगर हर इंसान के दिल में आ जाए तो उर्दू को कोई सवाल नहीं होगा, उर्दू तरक्की करेगी। इसलिए कि कोई भी अच्छा काम होता है वो जो जैसे रूट से, वो ग्रास रूट से शुरू होता है, जड़ से शुरू होता है। और हर इंसान अगर अपने तरफ से उर्दू की बका का कसम खा ले, इरादा कर ले, तो उर्दू जितनी ज़्यादा हो सके उतनी तरक्की हो सकती है, जितना बुलंद हो सके उतना बुलंद हो सकती है। शुक्रिया। मैं 2024 में पहली दफ़ा शहर शिमोगा में शिमोगा ज़िले का अंजुमन तरक्की उर्दू का ज़िली सदर बना। पहला प्रोग्राम 2024 नवंबर 14 को हुआ था, जिसमें हमने रियासत के मशहूर शायर और मुतरज्जिम माहिर मंसूरी साहब को मदऊ किया था और उनके साथ और एक शख्सियत मैसूर से सैयद शफीउल्लाह साहब मदऊ थे। वो भी तारीफ़ी प्रोग्राम था जिसमें हमने बच्चों की को तहनीत पेश की। SSLC, PUC और डिग्री में जो बच्चे इम्तियाजी दर्जे में उर्दू सब्जेक्ट में कामयाब होते हैं उन बच्चों को हमने तहनीत पेश की और बेहतरीन प्रोग्राम रहा। रात में फिर मुशायरे की महफिल भी सजी थी। तो एक बार फिर जो है इनामी जलसा, और उसी तरह से इस साल भी जो है इनामी जलसा हुआ, जिसमें तकरीबन 175 बच्चे, जिसमें SSLC, PUC, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट के तलबा जिन्होंने उर्दू सब्जेक्ट में इम्तियाजी दर्जे में कामयाबी हासिल की। जो अक्सर बच्चे जिनकी तादाद 125 को 125 मार्क्स जिन्होंने हासिल किए थे, ऐसे बच्चे भी थे। और हमने कट ऑफ एक परसेंटेज रखा था जिसमें SSLC के बच्चों को 123 से जायद जो बच्चे जायद नंबरात में जो कामयाब हुए हैं, ऐसे बच्चों को हमने तहनीत पेश की। इसी तरह PUC डिग्री के बच्चों को 97% से ज़ायद जो नंबरात हासिल किए हैं, ऐसे बच्चों को हमने तहनीत पेश की। और इस दफ़ा का प्रोग्राम भी तारीख़ी प्रोग्राम रहा। तकरीबन 300 के करीब तलबा और तालिबात इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाए। हमने सकाफ़ती प्रोग्राम्स का इनक़ाद भी किया था।
जिसमें खुसूसन बच्चों के लिए तहरीरी मुकाबला, उसके अलावा गज़ल सराई का मुकाबला और उसके साथ इमला नवीसी का प्रोग्राम और उसके साथ में फिल्बदी अशार की तशरीह। हमारे मोतबर शोरा जैसे अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब और बड़े शोरा का जो निसाब में गज़लियात और नज़में हैं, उनसे चुनिंदा अशार का मुंतखब जो है आइंदा का मंसूबा क्या रहेगा? आइंदा इंशाअल्लाह हमारे इसके अलावा जो है हमारे अंजुमन की जानिब से उर्दू के लिए, उर्दू की तरक्की और उसकी तरवीज के लिए हर तरह से मुमकिन कोशिश की जाती रही है और इंशाअल्लाह की जाएगी। और इसके अलावा हमने हाल ही में हमने एक मेमोरेंडम भी पेश किया है मोहतरमा बल्कीस बानो साहिबा को, जिसमें उर्दू के जितने भी मसाइल हैं उनसे हमने मुतालिबा किया है कि सरकार से अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए सरकार से ये मुतालिबात को मनवाने की कोशिश की जाए। और कई उर्दू मदारिस में जो मसाइल हैं, जिसमें ब्लॉक रिसोर्स पर्सन्स की और दूसरे ऐसे मसाइल जो हैं, वहाँ पर उन मसाइल का सही एक मुमकिन हल तलाश करने की उनसे हमने गुजारिश की है। शुक्रिया, बहुत बहुत और इस प्रोग्राम में आए हुए शुक्रिया बच्चों में उर्दू पढ़ने की दिलचस्पी है, लेकिन पेरेंट्स को नहीं है। पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर हो, हमारा बच्चा डॉक्टर हो, वो दोनों को चाहिए, लेकिन जहाँ वहाँ जाते हैं तो हमारे बच्चे उर्दू छोड़ देते हैं। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि वो या इन मांगों को पूरा करने की वो पूरी सही करें। उर्दू से उर्दू से उनको अगर जोड़ दिया जाए तो हम उर्दू के